नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखे लेख के कुछ हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं जिसका नाम है किंग्स कुक्स एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशंस। हाँ, ये काफी दिलचस्प टाइटल है। ना। ये स्रोत इस बारे में है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की मतलब सामान्य सी लगने वाली चीजें, जैसे हम क्या खाते हैं, हमारा खाना पकाने का तरीका और हम अपने आसपास की दुनिया को कितनी बारीकी से देखते हैं, हाँ, असल में हमें गढ़ती हैं और सफलता की राह दिखाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेख के अनुसार ये चीजें कभी-कभी औपचारिक शिक्षा से भी ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे आहार का हमारे स्वभाव से, खाना पकाने का सभ्यता से और अवलोकन का आविष्कार से एक गहरा और कभी-कभी हैरान करने वाला रिश्ता हो सकता है। हाँ, ये कनेक्शन वाकई सोचने वाले हैं। तो आज हम व्यवहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की चीजों पर ध्यान देने की ताकत के बारे में इन विचारों की गहराई से पड़ताल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो शुरुआत एक प्रयोग से होती है जिसका जिक्र लेख में है। जर्मनी के प्रोफेसर विर्चो, उन्होंने दो एक जैसी बिल्लियों के बच्चे लिए। अच्छा। उन्हें एक ही माहौल में रखा गया, बस उनका खाना अलग अलग था। 3 महीने गुजरे और नतीजा मतलब चौंकाने वाला था। क्या हुआ? एक बिल्ली का बच्चा बेहद गुस्सैल और खरोचने वाला बन गया, जबकि दूसरा एकदम शांत और मिलनसार। लेखक का दावा है कि ये सारा फर्क सिर्फ उनके भोजन की वजह से था। सिर्फ खाने से? हाँ। ये तो काफी सीधी बात कह दी। हाँ, और लेखक इसे सीधे इंसानी बर्ताव से जोड़ते हुए कहते हैं, अब मैं समझ सकता हूँ कि कुछ मर्द झगड़ालू क्यों होते हैं और कुछ औरतें नोचने खसोटने वाली क्यों। अरे बाप रे। यानी कहीं ना कहीं हमारा खानपान हमारे मिजाज को तय करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, ये वाकई एक बहुत सीधी और बोल्ड बात है। लेख एक तरह से आहार और व्यक्तित्व के बीच लगभग एक रासायनिक समीकरण बना रहा है। रासायनिक समीकरण, हाँ। आज के दौर में हम पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के बीच जटिल संबंधों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेखक बहुत बुनियादी स्तर पर कह रहे हैं, जैसा खाओगे वैसा बनोगे, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि स्वभाव से भी। बिल्कुल। इसमें एक तरह की सादगी है, पर विचार काफी गहरा है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, बल्कि हमारे वजूद को आकार देने वाले तत्वों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में बात आती है खाना पकाने और रसोइयों के महत्व की। लेख बताता है कि उस जमाने में घरेलू विज्ञान के स्कूल खुलने लगे थे। अच्छा, डोमेस्टिक साइंस स्कूल। हाँ, जिनका मकसद लोगों को पाचन क्रिया और खाना पकाने के पीछे के रसायन शास्त्र को समझाना था। यानी कुकिंग को एक साइंस की तरह देखा जा रहा था। हाँ जी, लेखक खाना पकाने को बहुत इज्जत देते हैं और उन तथाकथित फैशनेबल महिलाओं की आलोचना करते हैं जो इसे अपनी शान के खिलाफ समझती हैं। अच्छा। उनका तर्क है कि खराब खाना पकाना सिर्फ बेस्वाद खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन की कई असफलताओं से जुड़ा है, चाहे वो कारोबार में नाकामी हो, पढ़ाई में पिछड़ना हो, या सेहत भी। हाँ, यहाँ तक कि खराब सेहत और ज्यादा मृत्यु दर भी। ये कनेक्शन काफी मजबूत बताया गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि खाना पकाने को महज एक रोजमर्रा के काम से उठाकर एक विज्ञान या रसायन शास्त्र का दर्जा दिया जा रहा है। सही। जिसके लिए लेखक के शब्दों में विशाल दिमाग चाहिए। ये सिर्फ सामग्री मिलाने की बात नहीं, बल्कि उसे बदलने, उसे पाचन योग्य और फायदेमंद बनाने की प्रक्रिया है। जब लेखक कहते हैं कि यह सभ्यता के लिए जरूरी है, तो उनका मतलब शायद ये है कि भोजन सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि समाज को भी स्वस्थ रखता है। हाँ, ये हो सकता है। एक सुव्यवस्थित पौष्टिक भोजन वाला घर शायद एक ज्यादा स्थिर और सभ्य समाज की नींव रखता है। और वो महिलाओं की आलोचना वाली बात, हाँ, उन महिलाओं की आलोचना, ये शायद उस दौर के सामाजिक ताने बाने पर एक टिप्पणी है जहां व्यावहारिक कौशल को कम आंका जाने लगा था। शायद, हाँ। लेखक की नज़र में ये बुनियादी हुनर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें नज़रअंदाज करना समाज के लिए नुकसानदेह है। ये अकादमिक ज्ञान के मुकाबले व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर देने जैसा है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज इन बुनियादी कौशलों को कितना महत्व देते हैं। खैर, खाने और पकाने की बात तो दिलचस्प है ही। हाँ। लेकिन लेखक का मानना है कि सफलता का एक और बड़ा राज है जो हमारी आंखों के ठीक सामने छुपा होता है, यानी चीजों को गौर से देखना, उनका अवलोकन करना। ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन। लेखक इस अवलोकन की शक्ति को राजाओं से जोड़ता है, यानी लीडर्स या इनोवेटर्स से। अच्छा, किंग्स से मतलब लीडर्स हैं यहाँ। हाँ,
इसका एक शानदार उदाहरण दिया गया है लोकोमोटिव यानी रेल के इंजन का। स्टीम इंजन। हाँ, लेखक समझाते हैं कि कैसे कोयला, जो असल में करोड़ों साल पहले जमा हुई सूरज की ऊर्जा ही है, ये प्रकृति की शक्तियों को समझने और उन्हें इंसान के काम में लाने का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। जैसा कि लेख में कहा गया है, सूर्य उसकी सेवा करता था और पानी उसकी आज्ञा मानता था। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि कैसे इंसान ने प्रकृति के रहस्यों को समझकर उन्हें अपने वश में किया। ये तो काफी काव्यात्मक ढंग से कहा गया है ना? और लेख में तेज रफ्तार यात्रा की जरूरत का भी जिक्र है और इसके साथ एक मजेदार किस्सा भी जुड़ा है। किस्सा? कैसा किस्सा? एक बूढ़ी औरत और एक छोटी लड़की धीमी ट्रेन में सफर कर रही थीं। जब कंडक्टर टिकट मांगने आया तो लड़की का टिकट न देखकर उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये तो छोटी है, इसका टिकट नहीं लगेगा। कंडक्टर बोला, नहीं, ये इतनी बड़ी है कि इसका किराया लगेगा। अच्छा। इस पर बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ, पर जब हम ट्रेन में चढ़े थे तब ये इतनी छोटी थी कि इसका किराया नहीं लगता था। हाँ, मतलब ट्रेन इतनी धीमी थी। हाँ, ये धीमी गति पर एक व्यंग है। सही। और भविष्य की कल्पना करते हुए लेखक न्यूमैटिक ट्यूब जैसी तकनीक का भी जिक्र करते हैं, जिससे न्यूयॉर्क से बॉस्टन तक मिनटों में सामान भेजा जा सकेगा, हवा के दबाव से। हाँ, वो ये भी सोचते हैं कि क्या इंसानों को भी ऐसे भेजा जा सकता है, हालांकि तुरंत रुकने की चुनौती होगी। ये उस जमाने की सोच को दिखाता है, मतलब गति की चाहत को। दिलचस्प कल्पना है। तो सवाल उठता है, ये सब आविष्कार करने वाले लोग, ये इनोवेटर्स, ये राजा कहाँ से आते हैं? क्या ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की देन है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो लेख उठाता है, और जवाब शायद चौंकाने वाला है। क्या जवाब है? लेखक हमें इतिहास में ले जाते हैं और जॉर्ज स्टीफनसन का उदाहरण देते हैं। जॉर्ज स्टीफनसन, जिन्होंने लोकोमोटिव बनाया? हाँ, वही। स्टीफनसन कौन थे? उत्तरी इंग्लैंड की एक कोयला खदान में काम करने वाले एक साधारण मजदूर थे वो। हाँ, उनकी स्कूली शिक्षा महज कुछ महीनों की थी, लेकिन फिर भी उन्हें उस समय इंग्लैंड का सबसे महान व्यक्ति माना गया। सोचिए, एक खदान मजदूर को इतनी बड़ी उपाधि। ये तो कमाल है। तो कैसे है? तो उनकी शिक्षा कहाँ से आई? लेख कहता है, अनुभव के विश्वविद्यालय, रोजमर्रा के अवलोकन से। अनुभव का विश्वविद्यालय, वाह। उनकी डिग्री थी DNR, जिसका मतलब है सिफारिशों की आवश्यकता नहीं, डजंट नीड रिकमेंडेशंस। DNR, ये बढ़िया है। ये कितना शक्तिशाली विचार है। ये इस बात पर जोर देता है कि असली नेतृत्व क्षमता और नई सोच जरूरी नहीं कि औपचारिक डिग्रियों या ऊंची सामाजिक पृष्ठभूमि से आए। सही बात है। वो कहीं भी मिल सकती है, एक खदान में, एक खेत में, कहीं भी। बस उस व्यक्ति में अपने आसपास की चीजों को गहराई से देखने और समझने की लगन होनी चाहिए। स्टीफनसन ने खदान में रोज आने वाली मशीनों को गौर से देखा, उनकी कमियों को समझा और वहीं से लोकोमोटिव का विचार पनपा। तो सब कुछ ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ? बिल्कुल, रोजमर्रा के अवलोकन से। सोचिए जरा, सिफारिशों की जरूरत नहीं। आज के दौर में जहां हर जगह सर्टिफिकेट और रेफरेंस मांगे जाते हैं, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वाकई अवलोकन की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। हाँ। और इसी विचार को और पुख्ता करने के लिए लेख में वेस्ट वर्जीनिया के एक दूध वाले की कहानी सुनाई गई है। ये कहानी तो सचमुच कमाल की है। अच्छा, दूध वाले की कहानी? हाँ, ये दूध वाला रोज सुबह अपने गांव से दूध इकट्ठा करके ट्रेन स्टेशन लाता था, जहां बाकी दूध वाले अपना काम निपटाकर गपशप में लग जाते या यूं ही बैठे रहते। ये नौजवान स्टेशन पर खड़े लोकोमोटिव इंजन को बड़े गौर से देखता था, उसमें एक गहरी दिलचस्पी लेता था। मतलब बाकियों से अलग था? बिल्कुल। लेखक यहाँ पूछते हैं, क्या आप में से कोई लोकोमोटिव के बारे में कुछ जानता है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे, हाँ, वो ट्रेन को खींचता है, बस इतना ही। लेकिन ये दूध वाला अलग था। वो क्या करता था? वो इंजन के पास जाता, उसे ध्यान से देखता, उसके पुर्जों को समझने की कोशिश करता, यहाँ तक कि कभी-कभी उसे नापता भी था। नापता भी था? हाँ, और फिर वो इंजीनियर से सवाल पूछता। उसकी लगन देखकर एक दिन इंजीनियर ने उसे इंजन चलाना सिखा दिया। अरे वाह! कैसे भाप बढ़ानी है, कैसे बंद करना है, इंजन को उल्टा कैसे चलाना है, ब्रेक कैसे लगानी है, घंटी और सीटी कैसे बजानी है, सब कुछ। पूरा ऑपरेशन सिखा दिया? हाँ। वो युवक इतना खुश हुआ कि शाम को घर जाकर लोकोमोटिव के चित्र बनाता रहता। तो उसे जुनून था एक तरह का? हाँ, जुनून ही था। अब देखिए, इस सीखने का क्या नतीजा निकला। लगभग 2 साल बाद वो ही ट्रेन एक साइडिंग ट्रैक पर खड़ी थी।
इंजीनियर और उसका सहायक फायरमैन पास में नाश्ता करने गए थे। इंजन अकेला और चालू हालत में था। चालू हालत में? ये तो खतरनाक है। हाँ, अचानक किसी गड़बड़ी से इंजन का एक वाल्व खुल गया, पिस्टन चलने लगा और इंजन अपने आप ट्रेन को खींचकर मुख्य पटरी पर ले आया। अरे! और वो पटरी ढलान पर थी। ट्रेन तेजी से नीचे की ओर भागने लगी। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बहुत ज्यादा। ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ब्रेक लगाने वाले गार्ड ब्रेकमैन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि इंजीनियर और फायरमैन तो बाहर ही रह गए हैं और चिल्ला रहे हैं, तो वो घबरा गया होगा। हाँ, वो खुद घबरा गया और चिल्लाया, अब हम सब मारे जाएंगे। लोग डर से चीखने चिल्लाने लगे, कुछ बेहोश भी हो गए। भयानक स्थिति। उसी वक्त वो दूध वाला जो सामान वाले डिब्बे में सफर कर रहा था हरकत में आया। अच्छा, वो भी ट्रेन में था? हाँ, पहले उसने कूदने का सोचा, लेकिन तेज रफ्तार देखकर समझ गया कि ये मौत को दावत देना होगा। सही। फिर उसने हिम्मत दिखाई। सामान वाले डिब्बे के गार्ड की मदद से वो किसी तरह ट्रेन के कोयले वाले हिस्से टेंडर पर चढ़ा। बाप रे, चलती ट्रेन पर। हाँ, फिर धुएं और गर्मी के बीच से रास्ता बनाते हुए इंजीनियर की कैब तक पहुंचा। वहां उसने अंदाजे से लीवर टटोलना शुरू किया, क्योंकि उसने सीखा था। बिल्कुल। आखिरकार उसे वो लीवर मिल गया जिससे इंजन को उल्टा चलाया जा सकता था। उसने पूरी ताकत से लीवर दबाया। एक जोर का झटका लगा, पहिए पटरी पर घिसटने लगे, चिंगारियां निकलीं, ट्रेन बुरी तरह हिली, सारे शीशे टूट गए। लेकिन रुक गई। लेकिन आखिरकार वो रुक गई। जब डरे सहमे यात्री बाहर निकले तो देखा कि उनकी जान बचाने वाला कोई अनुभवी इंजीनियर नहीं, बल्कि वही नौजवान दूध वाला था। कमाल है। सबने उसे रोते हुए धन्यवाद दिया। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये उस तैयारी की कहानी है जो अनजाने में हो रही थी। सही कहा। उस दूध वाले की रोज की जिज्ञासा, उसका अवलोकन, उसका इंजीनियर से सीखना, इसी सब ने उसे उस संकट के क्षण में सही कदम उठाने के काबिल बनाया। हाँ, ये कहानी इस लेख के मूल विचार को पूरी तरह से सामने लाती है। सफलता अक्सर उस ज्ञान और कौशल से आती है जो हम अपने रोजमर्रा के परिवेश से ध्यान देकर सीखते हैं और फिर हिम्मत दिखाते हैं। हाँ, और फिर जरूरत पड़ने पर हिम्मत से उसका इस्तेमाल करते हैं। और कहानी का अंत वो भी दिलचस्प है। हाँ, और कहानी का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस ट्रेन में एक रेलवे कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर भी सफर कर रहा था। अच्छा? उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसी रात कंपनी की मीटिंग में उसने ये पूरी घटना सुनाई। नतीजा क्या हुआ? उसे इनाम मिला होगा? इनाम से कहीं ज्यादा। वो साधारण दूध वाला देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर रेल मालिकों में से एक बन गया। क्या बात है, रातों रात। हाँ, मतलब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया था। ये तो अविश्वसनीय है। और फिर लेखक एक चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, उन बाकी दूध वालों का क्या हुआ जो रोज उसी स्टेशन पर आते थे, उसी इंजन के पास बैठते थे, लेकिन कभी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई? हाँ, उनका क्या हुआ? जवाब मिलता है, वे अभी भी पंप पर जा रहे हैं। ओहो! यानी वे वहीं के वहीं रह गए, अपनी उसी पुरानी जिंदगी में। उन्होंने अपने आसपास मौजूद सीखने के अवसर पर ध्यान नहीं दिया, वे उदासीन बने रहे। ये अंतर कितना बड़ा है। बिल्कुल, ये उदासीनता और सक्रिय जुड़ाव का अंतर है, मतलब एंगेजमेंट का। हाँ, एंगेजमेंट। स्टीफनसन और ये दूध वाला दोनों ने अपने माहौल को सिर्फ देखा नहीं, उसे समझा, उससे सीखा और उस समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन चीजों में संभावना देखी जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर रहे थे। ये निष्क्रिय दर्शक बने रहने के बजाय अपने परिवेश के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का परिणाम था। मतलब एक्टिव रहना जरूरी है। हाँ, उनकी सफलता कोई संयोग नहीं थी, बल्कि उनकी अवलोकन क्षमता और सीखने की इच्छा का सीधा नतीजा थी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें जानी। हाँ, कई चीजें निकल कर आईं। पहली, कैसे हमारा भोजन हमारे स्वभाव और व्यवहार पर गहरा असर डाल सकता है, जैसा कि प्रोफेसर विर्चो के बिल्ली वाले प्रयोग ने दिखाया। हाँ, वो डाइट वाला कनेक्शन। दूसरी, खाना पकाने जैसे बुनियादी व्यवहारिक कौशल का असाधारण महत्व, जिसे लेखक सभ्यता की नींव मानते हैं। कुकिंग एज केमिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक, रोजमर्रा की जीवन में अवलोकन करने और अनुभव से सीखने की जबरदस्त ताकत। ऑब्जर्वेशन की पावर। हाँ, जॉर्ज स्टीफनसन खदान मजदूर से महान आविष्कारक बने और वेस्ट वर्जीनिया का वो गुमनाम दूध वाला
जिसने अपनी जिज्ञासा और हिम्मत से अपनी किस्मत बदल दी। दोनों बेहतरीन उदाहरण हैं। ये दोनों इस बात के जीते जागते सबूत हैं कि असली राजा यानी लीडर और इनोवेटर कहीं भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास बड़ी डिग्रियां या पद हों। बस उनमें अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, और ये लेख हमें एक अंतिम गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। राजत्व या नेतृत्व क्षमता लेखक के अनुसार कोई जन्मसिद्ध अधिकार या पदवी नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक नजरिया है, एक मानसिकता है। साधारण चीजों में वो असाधारण बात देख लेने की क्षमता जिसे बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। वाह! ये अपने माहौल के प्रति जागरूक रहने, उससे लगातार सीखने और उस सीख को अमल में लाने के बारे में है। तो ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है, खासकर आज के इस दौर में। बिल्कुल। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां जानकारी हमारी उंगलियों पर है, क्या हम कहीं रोजमर्रा के अवलोकन के जरूरी सबक को बोलते जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इतनी सारी जानकारी के शोर में क्या हम अपने ठीक सामने मौजूद चीजों से सीखना बंद कर रहे हैं? हम अपने आसपास की दुनिया से राजाओं की तरह यानी गहराई से, समझ के साथ और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सीखने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको यह पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो बनते रहें, तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करें। धन्यवाद।